नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज अपन पेपर 2 करने वाले हैं 2017 का। तो इस पर मैं एक पहले वीडियो भी बना चुका था यार, बट अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया। तो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो आगे आओ देखते हैं। 8 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 8 यहाँ पे पैसेज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैसेज है वो बात कर रहा है जलवायु परिवर्तन से। जो जलवायु परिवर्तन है उससे एक चीज जो अकाट्य रूप से होती है वह ऐसी घटनाओं का घटित होना या बढ़ना जिनसे संसाधनों के कम होते जाने में और तेजी आती है। देन इन घटते संसाधनों के ऊपर होने वाले प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक या और कोई भी जो हिंसक संघर्ष है वो सामने आते हैं। संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुए, इसलिए उन्हें विलग रूप से देखना कठिन होता है। इसके बजाय वे ऊपरी परतें ओढ़कर राजनीतिक रूप से कहीं अधिक स्वीकार्य रूप में सामने आते हैं, जैसे जल संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष प्राय विचार धारा या फिर पहचान के वेश का लबावा ओढ़े रहते हैं। तो ठीक है, तो मैं पहले कहा था ना यूपीएससी के फेवरेट है, लाइक जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, फूड सिक्योरिटी होगा। ये वो ऐसे लाइक टॉपिक्स है जिस पे यूपीएससी हमेशा पैसेज बनाती है। तो पूछ रहा है कि निहितार्थ क्या है इसका, इस पूरे पैसेज का। संसाधन आधारित संघर्ष सदैव राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं नहीं। संसाधनों के ऊपर होने वाली प्रतिस्पर्धा से ही हमें राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। रिवर्स है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये और फिर संसाधन आधारित संघर्ष कभी खुलेआम हुए हैं, शायद ही। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे बिल्कुल नोट मेंशन वाली बात है। दूसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है ये। फिर आगे पढ़ो कि पर्यावरणीय और संसाधन आधारित संघर्षों के समाधान के लिए कोई राजनीतिक हल नहीं है। फिर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना ही ये दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। पर्यावरणीय मुद्दे संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान देते हैं। ये बिल्कुल बात सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात इसलिए सही है आपकी क्योंकि हमारी ये जो लाइनें हैं यहाँ पर, ये इसको क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। ठीक है, और फिर आगे क्या कह रहा है कि पहचान और विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, ये पहली बात तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर अपन इसको एक्सट्रीम की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात, ऐसी कोई भी लाइन जो है यहाँ पे इन्होंने एज इट इज दी नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो और फिर यहाँ पे जल संसाधन जैसे जल जैसे संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष प्राय पहचान या विचारधारा के वेश का लबावा उड़े रहते हैं। मतलब अगर आप पहचान या विचारधारा के वेश का अगर आप यहाँ पे लाइक उस चीज को यहाँ से हटाते हो तो obvious सी बात है संघर्ष अपने आप कम हो जाएगा। देन इस तरह से ये कह रहा है कि समाधान नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? अगर आप उसको रिवर्स पढ़ोगे ना तो समाधान तो हो सकता है। तो आपका जो सी है वो यहाँ पे सी हो जाएगा। जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है कि दो चीजों में से किसे पहले करे, वह दोनों में से कोई भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति संकल्प करता है कि लेकिन उसकी काट में किसी मित्र के द्वारा दिया गया जो पहले सुझाव पर ही अपने संकल्प को बदल देता है, जो कभी एक राय कभी दूसरी राय के बीच में आगा पीछा करता रहता है, एक योजना से दूसरी योजना तक रुख बदलता रहता है, किसी भी चीज को वह कभी पूरा नहीं कर सकता। ज्यादा ज्यादा बस क्या होगा कि वह ठहरा रहेगा। संभवतः सभी चीजों में पीछे हटता रहेगा। जो व्यक्ति पहले विवेकपूर्ण परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है और कभी कमजोर मनोवर्ती को भयभीत करने वाली तुच्छ कठिनाइयों से निर्भीक होकर अटल दृढ़ता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, केवल वही वही व्यक्ति जो अपनी दिशा में आगे की ओर बढ़ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि व्यक्ति को कमजोर नहीं होना है, संकल्पों वाला होना है उसको, और उसको हमेशा निर्भीक, मेहनती, साहसी बने रहना है, अटल बने रहना है अपने उद्देश्यों पर, वही आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पे शुरू में कहा गया है कि या तो कोई व्यक्ति होता है या तो वो स्टार्ट करेगा कि नहीं मेरे से ये काम होगा या नहीं होगा, या फिर वो क्या करेगा, लाइक किसी दोस्त ने अगर उसको, अगर वो पहले मान लो ए काम करने वाला था, उसके दोस्त ने बोला ए मत कर ये तो खराब है तू बी कर, तो वो फिर बी कर लेगा। तो इसलिए ना उससे ए पूरा होगा ना उससे बी पूरा होगा। तो ऐसा ऐसा कुछ ये परिच्छेद है। पूछ रहा है कि मूल भाव क्या है। तो हमें पहले विवेक पूर्वक परामर्श करना चाहिए, फिर दृढ़ जो संकल्प है वो लेना चाहिए। तो सही बात है, हमारा स्टेटमेंट यहीं पे सही हो जाता है। इसी की तो बात कर रहा है पूरा स्टेटमेंट, और बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। तो इस तरह से ऐसे ही हो जाएगा। देन अगर बात करें तो हमें मित्रों के सुझाव को नकार देना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। विचारों में सदैव उदार रहना चाहिए, ये भी मेंशन नहीं है। अच्छी बात है, उदार रहना चाहिए, बट ऐसा मेंशन नहीं है। हमें सदैव कृत संकल्प और उपलब्धि अभिमुख होना चाहिए। तो ठीक है, एज इट इज ऐसा का ऐसा भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है चीजें तो उसको आप क्या करोगे, गलत ही करोगे। अगर आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समुद्री बर्फ जो अपेक्षाकृत अधिक वो पहले से और तेजी से पिघल रही है, और शीत ऋतु की बर्फ के बनने में अधिक देरी लग रही है, ठीक है, तो ऐसा तो एक बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट भी है यहाँ पे। पिछले 3 दशकों में ग्रीष्म ऋतु की बर्फ का जो परिमाण है लगभग 30% तक इसमें कमी आई है। ग्रीष्म गलन की अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक जो फूड जो खाद्य जाल जो है उसमें क्या हुआ है कि जिसमें ध्रुवीय भालू शीर्ष पर है, छिन भिन्न हो जाने का संकट भी सामने आया है।
तो यहाँ पे फूड जो सॉरी खाद्य जाल जो है उसके छिन भिन हो जाने का संकट सामने आया, जिसमें शीर्ष पे कौन रहता है कि भालू। तो जो जैसे फूड साइकिल होता है ना, जैसे क्या हुआ कि सबसे ऊपर जैसे शेर रहेगा, शेर किसको खाएगा, भेड़िए को खाएगा, भेड़िया किसको खाएगा, बकरी को खाएगा, बकरी किसको खाती है, घास को खाती है, घास किससे बनता है, लाइक घास तो घास हो गया, तो घास तो किसी को नहीं खाएगा, लाइक ये हो गया क्या, यहाँ पे उत्पादक हो गया, और यहाँ पे सबसे ऊपर कौन हो गया, जो सबसे शीर्ष पे है, जो इन सबको लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भालू उस आर्कटिक क्षेत्र में सबसे शीर्ष पर है। मतलब इसका प्रेडेटर है वो बहुत कम देखने को मिलेगा कि लाइक भालू को मारने वाला शायद ही ऐसा कोई वहां पे प्रेडेटर हो, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है कि आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्पावधि की परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है। ध्रुवीय भालू की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिण ध्रुव में स्थानांतरित करना चाहिए, नोट मेंशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। ध्रुवीय भालू के न होने से आर्कटिक क्षेत्र की खाद्य सरफराई लुप्त हो गई, नहीं, जलवायु परिवर्तन की वजह से और ग्रीष्म ऋतु में आ रहे बदलाव की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। ध्रुवीय भालू के न होने से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गलत हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालू की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न होगा, ये बात यहाँ पे सही है। ये बात इसलिए सही है क्योंकि ये तो कह रहा है कि फूड जो खाद्य जाल जो है वो छिन-भिन्न हो गया है, और वैसी बात ध्रुवीय भालू यहाँ पे शीर्ष पर है, तो उसके खाने को लेकर के यहाँ पे चुनौती सामने आएगी, ठीक है। और दूसरा पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मेंशन है ही नहीं, तो इस तरह से आपका ये जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। लोग क्यों खुले में शौच जाना पसंद करते हैं और शौचालय नहीं रखना चाहते, या जिनके पास शौचालय है वे उसका उपयोग कभी ही करते हैं। हाल ही के अनुसंधान में दो खास बातें सामने आई है कि तो शुद्धता और प्रदूषण के लिए, और न चाहना कि गड्ढे या सेप्टिक टैंक भरे क्योंकि उन्हें खाली करना होता है, ये वे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन यदि हम खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन सभी मुद्दों का सामना करना होगा, समुचित तरीके से निपटारा करना होगा। तो सकारात्मक बातें हो रही है सबसे लास्ट में, और ऊपर में यहाँ पे खुले में शौच और उन सब की बातें हो रही है, यहाँ पे अनुसंधान की भी बातें हो रही है। निर्णायक संदेश यहाँ पे क्या देना चाहता है, तो शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समाये हुए हैं कि लोगों को दिमाग से हटाया नहीं जा सकता। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और दूसरी बात, ये नोट मेंशन भी है, यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, इसको गलत करो। लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली जरा शुद्धता की बात है ना, क्या शुद्धता की बात है। तो ठीक है, ये यहाँ पे एक जनरल सा स्टेटमेंट है और एक अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लोग अपनी पुरानी आदतों को बदलना नहीं चाहते, तो ये भी नोट मेंशन है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। लोगों में न तो नागरिक बोध है और न एकांत प्राइवेसी, इस तरह के भारी भरकम जो स्टेटमेंट जो वर्ड है वो यहाँ पे नोट मेंशन है, इस तरह से आपका जो केवल बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। पिछले 2 दशकों में विश्व के जो जीडीपी में 50% की वृद्धि हुई है, समावेशी संपदा मात्र 6% ही बढ़ी है, ठीक है। तो ये कम बढ़ी है समावेशी संपदा। हाल ही के दशकों में जीडीपी की फिर बात हो रही है, संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसी समावेशी संपदा को और जंगल जमीन जल जैसी प्राकृतिक संपदा को केवल क्षति ही पहुंचाई है, ठीक है। पिछले 2 दशकों में विश्व की मानव पूंजी जो कुल समावेशी संपदा का 57% है, केवल 8% ही बढ़ी, जबकि प्राकृतिक संपदा में कुल समावेशी संपदा का 23% है, विश्व स्तर पर 23% की इसमें क्या हुई है, गिरावट आई है। अब पूछ रहा है कि सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष क्या है, इसमें इन्फ्रेंस क्या है, तो प्राकृतिक संपदा के विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, पर देखते हैं। केवल जीडीपी संचालित संवर्धन है तो वांछनीय नहीं हितधारणीय, ये यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो है, एक बार अपन इसको होल्ड कर लेते हैं। होल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार पैसेज में जीडीपी का वर्णन हुआ, जो वर्ड यूज किया गया है, जीडीपी यहाँ पे फिर जीडीपी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में देखिए समावेशी संपदा की बात हुई है, तो समावेशी संपदा धारणीय ही तो होती है, तो उसका भी यहाँ पे संबंध दिया गया है। विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन, तो ये चीज नोट मेंशन है यहाँ पे, ऐसा विश्व के देशों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। और वर्तमान परिस्थितियों में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है, ऐसी किसी बेसिक नीड की ऐसे कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब केवल एक या दो में देख रहे हैं, तो निर्णायक निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष तो इसका यही है ना कि जिस तरह की यहाँ पे तुलना की गई है वो यही कहना चाहता है कि केवल जीडीपी से चालीस संवर्धित है तो वांछनीय है, नहीं धारणीय है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तुलना की गई है, देखो तुलना किस तरह से की गई है, ये पहले बोला कि जीडीपी में वृद्धि हुई परंतु समावेशी संपदा मात्र 6% बढ़ी, जबकि तो बढ़नी चाहिए, तो अच्छी चीज है ना। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मतलब केवल जीडीपी बढ़ा लोगे तुलना तो वांछनीय होगी नहीं धारणीय होगी। धारणीय इसलिए नहीं होगी कि लाइक जीडीपी बढ़ती रहेगी अगर आपके देश में ढेर सारे लाइक इंडस्ट्रीज हैं, लाइक टेक्नोलॉजी में आप बहुत आगे हो, बट आप बेसिक चीजों का लाइक आप नेचर का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप जो ह्यूमन नीड्स जो है उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वहां पर फिर गड़बड़ हो जाएगी ना चीजें। तो इसलिए इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कर जाएगा, सही हो जाएगा। ओके। 2020 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.5 करोड़ या 56 मिलियन युवाओं की कमी होने की आशंका है, जबकि भारत अपने 47 मिलियन अधिशेष युवाओं से इस कमी को पूरा कर सकता है। भारत तो कुछ भी कर सकता है भाई। भारत में 2 अंकों में विकास निर्मुक्त करने के मार्ग के रूप में श्रम सुधारों को इसी संदर्भ में प्राय उद्धृत किया जाता है। 2014 में भारत का श्रम बल जनसंख्या का लगभग 40% होने का आकलन था, लेकिन इस बल का 93% असंगठित क्षेत्र में था। विगत पूरे दशक में रोजगारों की चक्रवृद्धि वार्षिक संवर्धित दर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 0.5% तक मंद हो चुकी थी, जहां पिछले वर्ष 1.4 करोड़ नौकरियां सृजित हुई।
ठीक है, नौकरियों का सृजन हो रहा है, ठीक है। जबकि श्रम बल में जो है वो किसने की 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। सबसे तार्किक यानी कि सबसे लॉजिकल यहाँ पे इन्फेरेंस क्या है? तो मैंने कहा था ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा इन्फेरेंस, बट देखते हैं। भारत को अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अवश्य नियंत्रण करना चाहिए ताकि बेरोजगारी दर कम हो सके। तो पूरे पैसेज में इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन तो इन्होंने कहीं किए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो रहा है, नॉट मेंशन है। देन अगर आगे बात करें कि भारत के विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप में इष्टतम उपयोग करते भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है, एक सकारात्मक स्टेटमेंट है, तो इसको रखते हैं। भारत छत्तीसगढ़ 2 अंकों तक का विकास प्राप्त करने की अग्रसर है। तो 2 अंकों का विकास यानी कि जीडीपी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे पैसेज में यहाँ तो कहीं जीडीपी की बात मुझे तो दिख ही नहीं रही इस वाले पैसेज में। जब नहीं दिख रही तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप इस स्टेटमेंट को गलत करो, क्या मान करके कि नोट मेंशन है ये। और भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विश्व में युवाओं की कमी हो रही है, ठीक है, बट भारत जो है अधिशेष युवाओं से इस कमी को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे कौशल वौशल की तो कोई बात ही नहीं की है ना कि स्किलफुल है इंडिया का युवा की, ये सब वो सब चीजें नहीं लिखी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी नोट मेंशन करो। तो बच गया हमारा नंबर 2। तो भारत का जो विशाल विशाल जो श्रम बल है का उत्पादक रूप से इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। जो तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि देखो कि श्रम बल में 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई है और नौकरियां भी बहुत कम मात्रा में हुई है, जबकि भारत के पास विश्व में सबसे ज्यादा युवा है, ठीक है। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो हमें तब पढ़ाया जाना चाहिए जब हम उसे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हों। यह है कि कार्य करने की बाध्यता से पूरी स्वतंत्रता अप्राकृतिक है और इसे गैर कानूनी होना चाहिए। क्योंकि हम कार्यभार के अपने हिस्से से केवल तभी बच सकते हैं जब हम इसे किसी दूसरे के कंधे पर डाल दें। प्रकृति ने यह विधान किया कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी से नष्ट हो जाएगी, ठीक है। हम इस निरंकुशता से बच नहीं सकते और हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि पड़ेगा कि हम अपने आप को कितने अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। तो परिच्छेद क्या है इसका? परिच्छेद यही है इसमें, सॉरी, परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है? तो देखो सोचने वाली बात है ना कि यहाँ पे काम की बात कर रहा है कि आप काम करने से खुद को नहीं रोक सकते। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह काम करे। ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरी शुरू की जो 3-4 जो लाइनें हैं वो इसी काम करने की आवश्यकता पर ही तो ज्यादा बल दे रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपन मुख्य विचार है उसके इर्द गिर्द घूमे और फिर अपना अपना जवाब दे। तो कार्य और अवकाश के बीच में मध्य संतुलन होना चाहिए, ऐसा लास्ट में लिखा है, बट अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं ऐसी संभावना है, बट ऐसा एज इट इज नहीं लिखा गया है। कार्य एक निरंकुशता है ऐसा कुछ भी नोट मेंशन है, यहीं पे तुरंत गलत कर दो। और मनुष्य के लिए कार्य की प्रकृति को समझना, कार्य की प्रकृति को समझना आवश्यक नहीं है, उसे काम करना जरूरी है भाई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, इसमें केवल एक सही हो जाएगा आपका। आदतों का पालन करने में कोई हानि नहीं है जब तक कि वे आदतें हानिकारक न हो। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग जो आदतों के पुलिंद से शायद कुछ अधिक ही व्यवस्थित होते हैं। हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाए तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहे। हम इनके बिना नहीं चल सकते, वे जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इनमें हम बहुत सी चीजें अपने आप करने में समर्थ होते हैं, जिन्हें यदि हम हर बार नया और मौलिक विचार देकर करना चाहे तो अस्तित्व एक जो है असंभव उलझन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि एक अमूर्त प्रकृति का एक पैसेज हमारे सामने है। आदतों की यहाँ पे बात की गई या कहा गया कि आदतों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि वे जब तक आदतें जो हानिकारक न हो तब तक आदतों का पालन करते रहो, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि आदतें जो है वो हमारे जीवनों को क्या करती है, हमारे जीवन को जीना आसान लाती है। कठिन तो कहीं लिखा ही नहीं गया है। स्टिक बनाती है, ये तो बहुत परफेक्शन वाली बात हो गई, और मशीन बनाती है ये भी कहीं नहीं लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी जो है आंसर वो चला जाएगा, ठीक है ये वाला। देन आइए आगे। अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं, यानी अधिकार है वो सामाजिक कल्याण के लिए कुछ हितकारी दशाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखिए कि क्या कहना चाहता है आगे। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कौन से अधिकारों की सही व्याख्या है? अधिकारों का उद्देश्य केवल व्यक्ति कल्याण है ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अधिकारों का उद्देश्य केवल सामाजिक कल्याण है ये भी मेंशन नहीं है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों है, ये कहीं ना कहीं दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण भी है और वास्तविक नागरिक ये वास्तविक विकास भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही है। तो इस तरह से हमारा सी जो आंसर सही हो जाएगा। और अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के बिना व्यक्ति कल्याण है, तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ना पैसेज के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। तो इस तरह से इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आइए, यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे, 7 ही परिच्छेद होंगे, तो ये काम ठीक है। हमारे सामने कठोर परिश्रम है। जब तक हम अपने प्रण को पूर्णतः पूरा नहीं कर लेते, तब जब तक हम भारत के सभी लोगों को वह नहीं बना देते जो नियति चाहती है कि वह हो।
तब तक हम में से किसी को आराम नहीं करना है। हम एक महान देश के नागरिक हैं, सुस्पष्ट प्रगति के कगार पर हैं, ठीक है। और हमें उन अच्छे आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारना है। हम सभी चाहे हम किसी भी धर्म के हो, समान रूप से भारत की संतान हैं। और हमारे अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व बराबर है। हम सांप्रदायिकता अथवा मानव संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि कोई भी देश जिसके लोग विचार और आचरण में संकीर्ण हो, महान वो देश नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात, लास्ट में ये कह रहा है कि जिस देश के नागरिकों के विचार संकीर्ण होंगे, छोटे होंगे, आचरण उनका संकीर्ण होगा, वो देश कभी महान नहीं बन सकता। और भारत को अगर आगे लेकर के जाना है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लाइक बहुत प्रोग्रेसिव टाइप के रहें, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ कहना चाहता है, आदर्शों की बात कर रहा है। तो परिच्छेद जो है वो लोगों को क्या प्राप्त करने की चुनौती देता है, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पे कुछ चुनौतियों की बात हो रही है। तो उच्च जीवन आदर्श, प्रगति और विशेषाधिकार। विशेषाधिकार ये ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। उच्च आदर्श और प्रगति तो ठीक है, मान लिया जाता है कि ठीक है भाई, चलो लेकिन विशेषाधिकार तो यहाँ पे पूरे पैसेज में मुझे तो कहीं मेंशन दिख ही नहीं रहा। बराबर करने की बात हुई, विशेषाधिकार तो वैसे भी नेगेटिव हो गया ना। बराबर, सब बराबर होने चाहिए, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समान विशेषाधिकार, नीति की पूर्णता और राजनीतिक सहिष्णुता की बात यहाँ पे हो रही है। तो राजनीतिक सहिष्णुता भी कहीं भी मेंशन नहीं, नॉट मेंशन, तो इसको भी गलत करो। देन ना भी इनडायरेक्टली भी कहीं नहीं लिखा गया। देन आगे बात करो साहसिक उत्साह और आर्थिक समानता। तो वो फिर कह रहा है कि कठोर परिश्रम, सबसे पहले देखो कठोर परिश्रम वर्ड यूज हो गया यहाँ पर। भाईचारा की यहाँ पे बात हो रही है। लाइक यहाँ पे जो विचार और आचरण अगर संकीर्ण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो भाईचारे को यहाँ पे बढ़ा रहा है। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो हम भारत के महान देश के नागरिक हैं एंड आदर्श में जीवन उतारना और राष्ट्रीय एकता की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता और मानसिक संकीर्णता को बढ़ावा नहीं देना है, ऑब्वियस सी बात है, वो भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएगी। तो लेखक जो है वो लोगों को क्या प्राप्त करने की चुनौती देता है, तो कठोर परिश्रम की चुनौती दे रहा है, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने की भी चुनौती दे रहा है। लास्ट की जो लाइनें हैं, ये लाइनें यहाँ पे इन दोनों को फुलफिल कर रही है, और एक नंबर जो लाइन है वो पहले स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो मैंने वही कहा था ना कि जो कीवर्ड आपको एज इट इज लाइक आपको पैसेज में मिले, आपको उसी के साथ जाना है। रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी सत्ता को और अपनी पूरी शक्ति का सम्मिलित रूप से जनरल विल यानी समष्टि संकल्प के सर्वोच्च निर्देश के अधीन रखता है, और हम अपनी समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छिन्न अंश के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो सर्वोत्तम रूप यहाँ पे बताना है कि समष्टि संकल्प सबके स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। तो व्यक्ति की इच्छाओं का कुल योग की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है भाई, तो ये तो गलत है। व्यक्तियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का ऐसा भी कुछ नोट मेंशन है इस पूरे स्टेटमेंट में। निर्वाचित प्रतिनिधि, मुझे तो कोई वर्ड दिखा नहीं, आपको दिखे तो भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। यहाँ पे है नहीं, छोटा सा स्टेटमेंट है। सामूहिक कल्याण जो व्यक्ति की इच्छाओं की से भिन्न है, और इसके अलावा वस्तु पर मटेरियल हित, तो मटेरियलिज्म इन सब की तो बात नहीं कर रहा। बट सामूहिक कल्याण जो व्यक्ति की इच्छाओं से भिन्न है, इसकी यहाँ पे ये बात कर रहा है, जो समष्टि संकल्प है ना। इसलिए क्या है कि प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छिन्न अंश के रूप में लेते हैं, यानी कि हर आदमी वो अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। और व्यक्ति अपनी सत्ता को और अपनी पूरी सत्ता का सम्मिलित रूप से जनरल विल के सर्वोच्च निर्देश के अधीन रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट की लाइन है, ये इस चौथे जो हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है इसको फुलफिल कर रही है, सामूहिक कल्याण की बात कर रही है, और जो व्यक्ति की इच्छाओं से भिन्न है ये इसकी बात कर रही है। तो हमारा लाइक थोड़ा सा अमूर्त प्रकृति का है ये, ठीक है। अमूर्त प्रकृति का हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट सॉरी पूरा पैसेज है, तो इसको थोड़ा सा टफ कैटेगरी का यूपीएससी ने इसमें सी आंसर इसमें माना है। कुल इच्छाओं का योग वगैरह ऐसी कुछ बात नहीं की गई है यहाँ पे, निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी इसमें नहीं है। बट अगर समष्टिगत क्षमता की बात करें, और इसके बाद में अगर अपन लाइक जनरल विल की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इच्छा है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। विल विल यानी इच्छा ही होती है, ठीक है। संकल्प यानी इच्छा, विल पावर जो अपन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही जा रहा है। लोकतंत्र राज्य में लोगों में उच्च कोटि की राजनीतिक परिपक्वता होती है। सर्वसत्ताधारी विधायी विधि निर्माता निकाय के संकल्प और जनता के संकलित संकल्प में विरले ही संघर्ष होता है, ठीक है। तो इसका निहितार्थ क्या है? लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल प्रमुख तथ्य होता है, तो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं गया यहाँ पे। कह रहा है कि विरले ही संघर्ष होता है, यानी कि बल की भूमिका को यहाँ पे कंट्रोल कर दिया गया है। परिपक्व लोकतंत्र में बड़ी भूमिका होती है किसकी? बल की। तो ये भी यहाँ पे नोट मेंशन है। बल तो संघर्ष कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे बल का यूज ही नहीं हो रहा है। फिर बल का प्रयोग अप्रासंगिक प्रासंगिक है, विरले ही हो रहा है, मतलब कभी कभी तो होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अप्रासंगिक कभी नहीं होता, ये भी नोट मेंशन है। देन परिपक्व लोकतंत्र में क्या होता है कि संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल घटकर एक उपांतिक यानी मार्जिनल फेनोमेनल, यानी कि एक मार्जिन के साथ ये रह जाता है, बल की भूमिका लाइक बहुत कम हो जाती है परिपक्व लोकतंत्र में, ठीक है। तो ये इसका निहितार्थ हो गया, और ये आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 23 नंबर में डी जो सही हो जाएगा, ठीक है।
देन अगर आगे पैसेज की बात करें तो कह रहा है कि सफल लोकतंत्र में व्यापक रुचि भागीदारी पर निर्भर करता है। जो लोकतंत्र है वो इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों की राजनीति में रुचि क्या है, भागीदारी क्या है, और जिसमें मतदान एक आवश्यक अंग है। जानबूझकर इस प्रकार की रुचि न रखना, मतदान न करना एक प्रकार की अंतर्निहित अराजकता है। यह स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लाभों को उपभोग करते हुए अपने राजनीतिक दायित्व से मुख मोड़ना है। तो इसका मतलब कि मुख नहीं मोड़ना है, तो इसका मतलब क्या करना है, आपको मतदान करना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, किससे संबंधित है, तो मतदान जो है आपका उससे ये संबंधित है। और इसमें आंसर चला जाएगा आपका नंबर 1, मतदान का दायित्व है। ठीक है, सबसे इजी पैसेज में से यही एक पैसेज है। टाइम नहीं लेंगे इतना इस पे, देखो और करो। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी वगैरह नहीं लिखा गया, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, बट परिच्छेद अंत में आते आते क्या कह रहा है कि भाई मतदान करना जरूरी है। ठीक है, और मतदान का अधिकार वगैरह, ठीक है, लिखा है इसमें कि ठीक है ये मतदान एक आवश्यक है, बट अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी स्वतंत्र देश में नेता की स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति सामान्यतः उत्कृष्ट चरित्र और योग्यता वाला व्यक्ति होती है। इसके साथ इसका पूर्वानुमान कर लेना भी सामान्यतः संभव है कि वह इस स्थिति तक पहुंचेगा, क्योंकि जीवन की प्रारंभिक वर्षों में ही उसके चारित्रिक गुणों को देखा जा सकता है। ठीक है, कोई आदमी बढ़िया कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके कैरेक्टर ही ऐसे इतने शानदार है कि वो बढ़िया, लाइक वो बचपन से ही, लाइक शुरू से ही बढ़िया कर रहा है। बट अगर तानाशाही के मामले में अगर ये बात करें तो यह हमेशा सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्ता की स्थिति तक, मतलब वो अगर पहुंच गया, कोई भी तानाशाह है, सत्ता की स्थिति तक अगर उसकी पहुंच है, तो हो सकता है कि देश की जो खराब स्थिति रही हो, तो गाह बगाह सिर्फ एक तुक्के के रूप में वो वहां तक पहुंचा हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छे नेता की बात की गई, फिर तानाशाह की बात की गई, और इस परिच्छेद में सुझाया गया है कि तो नेता अपनी भावी स्थिति का पूर्वानुमान कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पर एक संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो पूर्वानुमान कर लेता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। नेता सिर्फ किसी स्वतंत्र देश के द्वारा चुना जाता है, पूरे लाइक पैसेज में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। एंड किसी भी नेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश निराशा से मुक्त रहे। ये तो कुछ लिखा नहीं गया यहाँ पे, तो ये लिखा गया कि नेता शुरू में कैसा होता है, और जो तानाशाही होता है वो कैसा होता है। किसी भी देश में बनी हुई निराशा की जो परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है। तो ये यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, और सही बात भी है। जो सबसे लास्ट की जो लाइन है ना, ये वाली 3 लाइनें जो है, ये इसको अच्छे से फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो मेरा कहने का आशय ये है कि जितने भी इजी, जितने भी अपने लाइक पैसेज होंगे, वो अपन आराम से आसानी से कर ले। तकनीकी प्रगति में निहित मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान निश्चित रूप से भौतिक संपदा का संचय नहीं है। किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में इनकी जितनी मात्रा का वास्तविक रूप में उपभोग किया जा सकता है, वह बहुत अधिक नहीं है, किंतु फुर्सत के समय के समय के उपभोग की संभावना उस संकीर्ण सीमा तक सीमित नहीं है जिन्होंने फुर्सत के समय के उपहार के सदुपयोग का कभी अनुभव नहीं किया है। वे लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, फिर भी समाजों की अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय रचनात्मक उपयोग किया जाना यह आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। पूर्व धारणा है क्या, तो फुर्सत के समय को लोग सदैव एन एक्सट्रीम उपहार के रूप में देखते हैं, और इसका उपयोग अधिक और अधिक भौतिक संपदा के लिए इसका अर्जन करते हैं। तो ये देखो, संकीर्ण सीमा तक ही सीमित रहता है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फुर्सत के फलों की यहाँ पे फलों की बात हो रही थी, तो गलत है ये। कुछ लोगों के द्वारा, तो मतलब कुछ यानी कि पॉजिटिव, द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना ही मानव प्रगति का मुख्य स्रोत रहा है, जो कि अपने आप में एक सकारात्मक स्टेटमेंट है। यहाँ पर बी जो है आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए 7वें पैसेज में। इस अभिकथन में किंचित से कहीं अधिक सच्चाई है कि सामयिक घटनाओं की बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के लिए प्राचीन इतिहास का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु जिस बुद्धिमान ने समझदारी के ये शब्द कहे थे, उसने विशेष रूप से इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों के अध्ययन से होने वाले फायदों पर अवश्य ही कुछ न कुछ कहा होगा, क्योंकि इनमें हम में से अनेक के लिए सबक शामिल है। तो जो जो इतिहास की जो प्रसिद्ध लड़ाई है, उसमें हमारे लिए सबक शामिल है। जो नेतृत्व करते हैं या नेता बनने की अभिलाषा रखते हैं, इस तरह के अध्ययन से कुछ ऐसे गुण विशेषताएं उद्घाटित होती है जिनमें विजेताओं के लिए जीत परिचालित हुई हो, और वे कतिपय कमियां भी जिनके कारण हारने वाले की हार हुई हो। विद्यार्थी यह देखेगा कि यही प्रतिरूप सदियों से लगातार बार बार पुनर्गठित हुआ है। अब इस तरह के जो यहाँ पे लाइक जो सिंबल्स है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखिए, पूर्व धारणाएं इनमें से कौन सी वेद है। इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को समझने में सहायता करता है, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं करता यहाँ पे। क्योंकि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रसिद्ध लड़ाइयों के अध्ययन से उसके होने वाले फायदों पर अवश्य कुछ न कुछ कहा होगा, क्योंकि हमें से अनेक इसके लिए अनेक सबक शामिल है। जो नेतृत्व करते हैं, नेता बनने के गुण रखते हैं, ये उनके लिए शामिल है यहाँ पे सबक जो है, जो नेतृत्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है उसके लिए तो इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरी बात है नोट मेंशन, इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। केवल डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देर आइए आगे।
यहाँ पे फिर 8 क्वेश्चन होंगे, 7 परिच्छेद होंगे। परंपरागत संस्थाओं, पहचानों और निष्ठाओं के विघटन से एम्बिवेलेंट यानी दो तरफा स्थितियां उत्पन्न करने की संभावना होती है। संभव है कि कुछ लोग परंपरागत समूहों के साथ फिर से अपनी नई पहचान बनाए, जबकि जो बच गए वो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले नए समूह हैं और प्रतीकों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे दो धड़े बन गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विकास की यह प्रवृत्ति होती है कि वह दो विविध वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों, कुलों, भाषाओं, धर्मों, व्यवसायों और अन्य समूहों की समूह चेतना का पोषण करती है। सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या है इसमें? राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं, क्योंकि इसमें संवृद्धि और ह्रास दोनों शामिल है, ठीक है। तो हमने देखा ना कि दो धड़े यहाँ पे शामिल है, तो obvious सी बात है कि सबको अपने अपने हिसाब से लगता है कि या तो इसमें ये वाला प्रॉफिट होगा, ये वाला लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो धड़े शामिल हो गए ऑटोमेटिकली आपके सामने। तो एक सेकंड, ठीक है। फिर आगे इसको होल्ड कर लेते हैं एक बार। परंपरागत समाज राजनीतिक विकास के सकारात्मक पक्षों का प्रतिरोध करने में सफल होते हैं। सफल होते हैं, नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे व्याख्या नहीं की गई, ये गलत है यहाँ पे। परंपरागत समाजों के लिए लंबे समय से बनी हुई निष्ठाओं से मुक्त हो पाना असंभव है, यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, नॉट मेंशन भी है। और परंपरागत निष्ठा को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक है। तो लाइक ये सकारात्मक पक्षों का प्रतिरोध करने में सफल होते हैं और ये विकास राजनीतिक विकास करने में सहायक है, दोनों अपने आप में अपोजिट है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर बात करें, राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सही बात है, तभी तो यहाँ पे दो तरफा मोबिलिटी स्थिति उत्पन्न होने की बात कर रहा है। फिर आगे दो यहाँ पे जो घटक भी बन गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पहला जो आंसर है वो इसके ज्यादा ज्यादा फुलफिल करेगा, ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा। और लास्ट वाली जो लाइन है, परंपरागत निष्ठाओं को बनाए रखना राजनीतिक विकास में सहायक है, ऐसा संभव हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा नहीं गया, ऐसा नॉट मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ओके। पूरे विश्व में सरकार में प्रादेशिकता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 के दशक से क्षेत्रों और समुदायों की ओर सत्ता का व्यापक अधोगामी हस्तांतरण होता रहा है। इस प्रक्रिया को, जिसके अंतर्गत सब नेशनल लेवल पर नई राजनीतिक सत्ताएं और निकाय बनते हैं तथा उनकी क्षमता और शक्ति में वृद्धि होती है, उसे डिवोल्यूशन कहा जाता है। डिवोल्यूशन के बाद इसकी जो डिवोल्यूशन की जो विशेषता होती है वह तीन घटकों से मिलकर बनी होती है: राजनीतिक वैधता, सत्ता का विकेंद्रीकरण, संसाधनों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। और राजनीतिक वेत्ता से आशय ये है कि निचले समुदाय से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उठने वाली मांग, जिसमें विकेंद्रीकरण के लिए एक राजनीतिक बल निर्मित करने की क्षमता होती है। कई मामलों में आधारिक स्तर पर क्या है कि इसके लिए प्राप्त राजनीतिक संगठन हुए बिना ही सरकार के ऊपरी स्तर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। ऐसे मामलों में विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया के उद्देश्य जो है पूरे नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से विकेंद्रीकरण का अपना उद्देश्य वो पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहा है कि सबसे लॉजिकल, रेशनल और सबसे ऐसा अपने को क्रिटिकल इन्फ्रेंस यहाँ पे कौन सा है उसका बताना है। और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ताओं के निर्माण के लिए और इस तरह के सफल प्रति विकास और विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए जन नेताओं का, ऐसे शक्तिशाली जन नेताओं को बढ़ना अनिवार्य है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, तानाशाही की ओर लेकर के जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट है, इसको गलत भी करो। दूसरी बात, ऐसा एज इट इज कुछ मेंशन भी नहीं है। और फिर इन्फ्रेंस पूछे तो कुछ टेढ़ा ही रहेगा, सकारात्मकता के साथ। सरकार के ऊपरी स्तर से क्षेत्रीय समुदायों पर कानून के द्वारा या अन्यथा प्रतिविकास या विकेंद्रीकरण को अध्यारोपित किया जाना चाहिए। क्यों अध्यारोपित करोगे आप, किसी पे कैसे थोप सकते हो? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रति विकास को सफल होने के लिए ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा होती है जिसमें निचले स्तर के लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आधारिक स्तर पर सक्रिय भागीदारी होती है। अभी तक आया सब तक सबसे सकारात्मक स्टेटमेंट यही है। और प्रति विकास होने के लिए जनता में क्षेत्रवाद की प्रबल संभावना होनी आवश्यक है, ये एक नेगेटिव चीज है। क्यों? दूसरी बात, आपने ऐसा मेंशन ही नहीं किया, इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। और आपका जो प्रति विकास में ये जो वाला जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे भी नहीं ना, तब भी अगर आप में इतनी क्षमता है कि सही और गलत का आप अंदाजा लगा सकते हो, तब भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे इजीली, ठीक है। 42 में आ जाएगा आपका सी। हम डिजिटल काल में रहते हैं। डिजिटल सिर्फ इस कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उपयोग कार्य नैतिक रूप से या विशिष्ट तौर पर हम कुछ कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमारा यह प्रत्यक्ष ज्ञान है कि हम कौन है, हमारे चारों ओर की दुनिया से हम किस प्रकार से जुड़ते हैं, वे तरीके जिनसे हम अपने जीवन, श्रम, भाषा और प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा संरचित होते हैं। डिजिटल हर जगह विद्यमान है, हवा की तरह आदर्श है, और हम डिजिटल व्यवस्था के अंदर रहते हैं जो गैजेट के साथ जीते हैं। हमारी पारस्परिक जो क्रिया है वो डिजिटल माध्यम के द्वारा होती है। डिजिटल की जो मौजूदगी और उसकी कल्पना ने हमारे जीवन को प्रभावशाली ढंग से संरचित किया है। डिजिटल सिर्फ एक उपकरण मात्र होने से अधिक वह दशा और संदर्भ भी है जो हमारे आत्मबोध, समाजबोध और शासन संरचना बोध के आकार और सीमाओं को भी परिभाषित करता है। तो ठीक है, यहाँ पे लाइक डिजिटल जो वर्ड सिर्फ एक वर्ड नहीं, इसके लाइक बहुत सारे इसके आयाम भी हैं। तो पूछ रहा है कि सबसे सारभूत संदेश मैसेज कौन सा है, और सबसे लॉजिकल के साथ
डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शासन की सभी समस्याओं में कर सकते हैं, तो नोट मेंशन प्लस एक्सट्रीम है, तो गलत करो इसको। डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बात करना हमारे जीवन और दैनिक जो हमारा जीवन है और जो दिनचर्या है उसका एक पार्ट है, ये वाली बात यहाँ हमारे यहाँ पे सही है। देखियो सबसे लास्ट की जो लाइनें हैं, 3 जो लाइनें, वो इस बात की यहाँ पे पुष्टि कर रही है, और इस तरीके से इसमें आपका जो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, बी। ठीक है, बाकी अगर आगे बात करें तो डिजिटल तंत्र का उपयोग भविष्य में मानव के लिए अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है, नोट मेंशन है, और हमारी रचनात्मकता और कल्पना को डिजिटल माध्यमों के बिना अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, ये नोट मेंशन है प्लस एक्सट्रीम है। और कल्पना तो आप कर सकते हो, बट डिजिटल क्या है, ये कहना चाहता है कि बहुत सारे इसके आयाम है जो हमारे लाइफ को फुलफिल कर रहा है। आईएमएफ ने ध्यान दिलाया कि एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के समक्ष मिडिल इनकम ट्रैप में पड़ जाने का संकट जो है बना हुआ है। इसका आशय यह है कि इन देशों की जो औसत आय है, जो कि अब तक तेजी से बढ़ रही है, एक बिंदु से आगे बढ़ना बंद कर देगी। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशन आ जाएगी। देन जो बिंदु जो कि विकसित पश्चिमी जगत की ऐसे काफी कम है, इस बिंदु तक आकर के रुक जाएगी। आईएमएफ आधारभूत संरचना से लेकर के कमजोर संस्थाओं तक पर्याप्त रूप से अनुकूल जो मैक्रो इकोनॉमिक दशाओं तक मध्यम आय जाल के कई कारणों की पहचान करता है, जिनमें से कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है, परंतु आईएमएफ कहता है कि सर्वरूपेण कारण उत्पादकता की वृद्धि में गिरावट है। उत्पादकता में गिरावट ही एक बड़ी वजह है इसकी। ठीक है, अब पूछना कि सबसे रेशनल, लॉजिकल और लाइक सबसे बढ़िया वाला क्रिटिकल इन्फेरेंस इसमें कौन सा है, तो किसी देश के मध्यम आय अवस्था में पहुंचने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ऐसी यहाँ पे संभावना व्यक्त कर होल्ड कर लो, क्योंकि ऐसी बात तो यहाँ पे कर रहा है, मध्यम आय अवस्था में पहुंचने के कारण ही तो उत्पादकता का यहाँ पे ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये इस वाले ये जो यहाँ पे लाइन है इसको लिंक करो यहाँ से। ठीक है, मध्यम आय जाल में फंसना तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं की सामान्य विशेषता है, तो यहाँ ने देशों की बात नहीं की। ठीक है, सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नोट मेंशन है। एशिया के अर्थव्यवस्था उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि की गति को बनाए रखने की कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नोट मेंशन प्लस एक्सट्रीम। जहां तक उत्पादकता की वृद्धि का प्रश्न है, एशिया की अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन संतोषजनक नहीं है, तो एशिया तो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, नो डाउट एशिया वर्ड तो यूज किया है इन्होंने यहाँ पे, सबसे पहली लाइन में कर दिया, बट एशिया की अर्थव्यवस्था का निष्पादन संतोषजनक नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा, इस तरह से डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, एश में डापा सी हो जाएगा। ठीक है, देन अगर आगे अगर अपने बात करें यहाँ पे, तो जो इनोवेटिव भारत समावेशी होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी उन्नत होगा, जिसमें सभी भारतीयों के जीवन में सुधार आएगा। नव परिवर्तन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ती हुई सामाजिक असमानता को कम कर सकते हैं और द्रुत शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले दबाव से मुक्त कर सकते हैं। कृषि और ज्ञान केंद्रित नॉलेज इंसेंटिव निर्माण और सेवाओं के बीच में उत्पादकता में हुए बढ़ते हुए विभेद से आय असमानता के बढ़ने का खतरा है। भारत की जो रिसर्च डेवलपमेंट प्रयोगशाला विश्वविद्यालय को गरीब लोगों की जरूरतों पर ध्यान रखने को प्रोत्साहित कर तथा ज्ञान अर्जन के लिए अनौपचारिक प्रतिष्ठानों की क्षमता में उन्नयन, एक नव परिवर्तन और अनुसंधान कार्यक्रम इस प्रभाव का सामना कर सकता है। समावेशी नव परिवर्तन, तो यहाँ पे बार बार समावेशी नव परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, समावेशी वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आंसर में वही देखने को मिलेगा। वस्तु और सेवाओं की लागत को कम कर सकता है, तो देखो संभावना संभावना कर सकता है, संभावना यहाँ पे में फिर संभावना, फिर वही पूछा कि पूर्व धारणा यहाँ पे क्या बनाई जा सकती है, तो कह रहा है कि गांव से शहरों के प्रवासन को कम करने के लिए नव परिवर्तन और रिसर्च डेवलपमेंट ही एकमात्र, तो पहली बात एक्सट्रीम है, दूसरी बात गाँव से शहरों का परिवर्तन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा, तो नॉट मेंशन। तेजी से विकसित हो रहे प्रत्येक देश को कृषि और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता के बीच विभेद को न्यूनतम करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक सकारात्मक स्टेटमेंट लाइक ये हमें देखने को मिल रहा है, बट नॉट मेंशन है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। समावेशी नव परिवर्तन और रिसर्च डेवलपमेंट एक समतावादी समाज को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट वाला कह रहा है कि द्रुत शहरीकरण जो है केवल तभी होगा जब देश की आर्थिक वृद्धि तीव्रगामी होगी, नॉट मेंशन प्लस एक्सट्रीम। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो आपका डी जो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सॉरी डी नहीं सी। और समावेशी नव परिवर्तन की बार बार बात हो रही है, रिसर्च डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, फिर लास्ट में यहाँ पे आयाम भी दिए गए रिसर्च डेवलपमेंट से क्या क्या हो सकता है लास्ट में, तो इस तरह से इसमें सी जाएगा आंसर। यह संभावना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ते हुए पर्यावरणीय जोखिम में पड़ जाएंगे, फलस्वरूप प्रवसन के लिए विवश हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को प्रवासियों की इस नई श्रेणी की पहचान अभी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शरणार्थी शब्द का एक सुस्पष्ट अर्थ होने के कारण जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिभाषा और स्थिति का कोई सूरत सम्मति नहीं है। यह बात अभी से समझ से बाहर है। जलवायु परिवर्तन लाइक कह रहा है कि प्रवसन के मूल कारण के रूप में कैसे कार्य करेगा, यदि लाइक जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की पहचान हो, तब उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करेगा।
जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेशन उस पर अधिक बल दिया गया है, परंतु आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन लोगों के और अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन की भी पहचान की जाए, ताकि उनकी समस्याओं को उचित प्रकार से दूर किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, परिवर्तन को दूर करने की बात हो रही है। सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष इसमें से कौन सा विश्व विशाल पैमाने पर जलवायु के कारण होने वाले शरणार्थियों की परिवर्तन का सामना नहीं कर पाएगा, एक्सट्रीम भविष्य में क्या होगा ऐसी इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, तो नोट मेंशन है, ठीक है। देन जलवायु परिवर्तन को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें तरीके और समाधान ढूंढने चाहिए, कहीं ना कहीं सकारात्मक एक पहलू है, ठीक है, तो दूर किया जा सके इन्हीं कारणों की तो बात हो रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिंक कर रहा है, बी स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन लोगों की परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण लाइक रीजन होगा परिवर्तन का, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया नोट मेंशन में, ठीक है। व्याख्या नहीं कर जलवायु परिवर्तन 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 के बीच में संबंध अभी भी कहीं रूप से समझा नहीं गया, तो ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है, बात तो यहीं पे हो ही रही है, ठीक है। तो नोट मेंशन नोट मेंशन नोट मेंशन सबको क्रॉस करो, जो सबसे पॉजिटिव लगे आपको उसी के साथ आंसर में जाओ। अनेक किसान फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटाणु सॉरी कीटों को मारने के लिए लाइक संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कुछ विकसित देशों में कीटनाशकों की खपत जो है वो लगभग इतनी है। दुर्भाग्यवश ऐसी कोई रिपोर्ट है दुर्भाग्यवश ऐसी कई रिपोर्ट है जो ऐसे यौगिकों में अंतर्निहित विषाक्तता होती है, जो खेती करने वाले उपभोक्ता है उनके स्वास्थ्य पर्यावरण को खतरे में डालती है। संश्लेषित कीटनाशक सामान्यतः पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। फूड साइकिल में प्रवेश कर वे सूक्ष्म जैविक विविधता को नष्ट कर इकोलॉजिकल संतुलन उत्पन्न करते हैं। अंधाधुंध उपयोग के लिए परिणाम स्वरूप कीटों में कीटनाशकों में वृद्धि प्रतिरोध विकसित हुआ, प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ हुई है, जिन समस्याओं का उपचार किया जाता है वे फिर से बढ़ गई है, ठीक है। वनस्पति कीटनाशक का उपयोग कर प्राकृतिक कीड़क नियंत्रण करना और उसके उपयोगकर्ताओं पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, क्योंकि वे सूर्य की मौजूदगी में कुछ घंटों और दिनों में हानिरहित यौगिकों में टूट जाते हैं। कीटनाशी विशेषताओं से युक्त पौधे लाखों वर्षों से पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई खराब या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रकृति में मौजूद हैं। अधिकांश मृदाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव उन्हें सरलता से विघटित कर देते हैं। वे परभक्षियों की जैविक विविधता को बनाए रखने, पर्यावरणीय संदूषण और मनुष्य के स्वास्थ्य संकट को कम करने में सहायक है। पौधों से बनाए गए वनस्पतिक कीटनाशक जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फसल सुरक्षा में इनका उपयोग करना व्यावहारिक रूप से एक धारणीय विकल्प है। यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें से क्या है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, पूछ रहा है कौन से। आधुनिक काल में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसे तो कोई बात ही नहीं करना ना करना कर रहा कि लाइक ठीक है ये हो सकता है कि सही हो, बट पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे तो कह रहा है कि इसका यूज हो रहा है, कितने हेक्टेयर में हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबकी बात कर रहा था, जिसमें एक नंबर नहीं, सबसे पहले उसको काटो, आपका डी बी ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा कि धारणीय कृषि का एक उद्देश्य नहीं, एक मात्र नहीं, एक उद्देश्य पूछ रहा है, अल्पतम पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, जो कि सही है। फिर आगे पूछ रहा है कि जैव कीटनाशकों के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं, तो जैव कीटनाशक तो खतरनाक नहीं, सही बात है। वे पर्यावरण में लगातार बने रहते नहीं, वो बायोडिग्रेडेबल है, एज इट इज वर्ड लिखा गया बायोडिग्रेडेबल है ये, ठीक ठीक है। देन किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बनाए रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले एक दो नंबर को गलत करो, अब एक और तीन में देखते कौन सा सही है। तो अनिवार्य है ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, ये एक्सट्रीम बना रहा है इस स्टेटमेंट को, नॉट मेंशन भी, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देन आगे यहाँ पे ओके, यहाँ पे नहीं है, बाओ आगे यहाँ पे 7 पैसेज और बच गए आपके, तो बड़े बड़े पैसेज बार बार आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु प्रदूषकों की मापों को एकल संख्या या अनुमानतक रेटिंग में जोड़कर दिखाने का तरीका है। आदर्श रूप से इस सूचकांक को असतत रूप से अद्यतन अपडेट बनाए रखा जाता है और यह विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहता है। AQI सर्वाधिक उपयोगी तब होता है जब बहुत सारे आंकड़े प्रदूषण आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हो और जब प्रदूषण के स्तर हमेशा तो नहीं लेकिन आमतौर पर निम्न रहते हो। इन दशाओं में यदि प्रदूषण स्तर कुछ दिनों के लिए अचानक बढ़ जाए तो जनता वायु गुणवत्ता चेतावनी की प्रतिक्रिया में शीघ्रता से निरोधक कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि घर के भीतर रहना। दुर्भाग्यवश रूप से क्या होता है कि शहरी भारत की हालत ऐसी नहीं है, कई बड़े भारतीय शहरों में प्रदूषण स्तर इतने अधिक होते हैं कि वे वर्ष के ज्यादातर दिनों में स्वास्थ्य के मानकों अथवा नियामक मानकों से ऊपर बने रहते हैं। यदि हमारा सूचकांक दिन पर लाइक रेड और खतरनाक स्तर दायरे से भी बना रहता है तो तब भी क्या करते हैं कि किसी के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता है, सिवाय इस बात के कि इनकी उपेक्षा करने की आदत बना ले, ठीक है। कि अगर लेवल रेड या सीवियर है उससे ऊपर है तो हम लोग ये तो करते हैं ना कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले लोग ये तो करते हैं, प्रदूषण इतना ज्यादा है, फिर भी इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा गया कि एक AQI है वो जरूरी है, लाइक वो। और फिर दूसरी बात कि वो जिस लेवल पर कहता है कि यहाँ पे कि लाइक खतरा है,
तो फिर वहां पर लाइक कदम उठाना जरूरी है। बट लोग नहीं उठाते क्योंकि आदी हो गए हैं लोग और उसका लाइक इग्नोर कर देते हैं। दूसरा के सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत इन्फेरेंस क्या है, तो हमारे शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों के पास पर्याप्त रूप से जिम्मेवार नहीं है, ये नोट मेंशन है, ये गलत हो जाएगा। हमारे देश में वायु गुणवत्ता सूचकांकों की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं, क्यों नहीं यहाँ पे ये यही तो बात कर रहा है भाई साहब, ये उपयोगी है, ये तो बात कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर अगर आगे बात करें कि हमारे जो बड़े शहरों में बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है और प्रत्येक शहर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बंद जन जागरूकता बढ़नी चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। बट आप इसको देखिए ना कि लाइक हमारे जो बड़े बड़े शहर बहुत से निवासी वायु गुण के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक ही नहीं है, सहायक नहीं है, तो यही तो यहाँ पे बात कर रहा है, जो सूचकांक है वो उनके काम ही नहीं है क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। काम आएंगे तभी तो वो लाइक कहेंगे ना कि हाँ कि सहायक है। तो इस तरह से इसमें जो लाइक सर्वाधिक पूछे ना, सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत कौन सा इन्फ्रेंस है, तो जो घुमा फिरा करके दिया जाने वाला स्टेटमेंट होगा वही इसमें सही चला जाएगा। ये सीधा सीधा सा ठीक है स्टेटमेंट है कि जन जागरूकता फैलनी चाहिए, पॉजिटिव है, बट ऐसा एज इट इज यहाँ पे कहीं लिखा नहीं गया है, इन्होंने सिर्फ चिंता व्यक्त की है, तो ये भी गलत हो जाएगा नोट मेंशन के साथ, ठीक है। उत्पादक जो नौकरियां हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छी नौकरियां सर्वोत्तम प्रकार का समावेशन है। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है, परंतु अन्य देशों के अनुभव से पता लगता है कि यदि कृषि में प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त रूप से बढ़नी चाहिए तो कृषि पर निर्भर व्यक्ति की संख्या में कमी लानी चाहिए। जहां एक और उद्योग में नौकरियां सृजित की जा रही है, वही असंगठित क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी नौकरियां निम्न उत्पादकता वाली गैर संविदागत नौकरियां होती है, जिनमें कम आय और न के बराबर सुरक्षा होती है, कोई हित लाभ नहीं दिए जाते इनकी सुरक्षा में। सेवा क्षेत्र की जो नौकरियां उच्च उत्पादकता वाली होती है, परंतु सेवा में रोजगार वृद्धि हाल के वर्षों में कम रही है, तो कृषि क्षेत्र में ज्यादा है, इस तरह की कुछ बात कर रहा है कि नौकरियां वगैरह प्रोडक्टिविटी ज्यादा की, ऐसे कुछ बात कर रहा है। सर्वाधिक पूछा है तार्किक और तर्कसंगत इन्फ्रेंस क्या है, तो लाइक रोजगार वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादक सेवा क्षेत्र की नौकरियों में तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, नॉट मेंशन है। आर्थिक वृद्धि और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें खेतिहर कामगारों को अत्यधिक उत्पादक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित करना आवश्यक है। फिर एक एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि और आवश्यक है लाइक एक्सट्रीम है नो डाउट, बट ऐसा एज इट इज यहाँ पे नोट मेंशन भी, वित्तीय समावेशन, आर्थिक वृद्धि, खेती कामगारों को उत्पादक विनिर्माण क्षेत्र में लाना, यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया भाई। ये कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि है उसको भी बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि उसमें कमी आ रही है। हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों की तीव्रतर विकास की परिस्थिति को उत्पन्न करना आवश्यक है। ये वाला यहाँ पे एक लाइक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि एज इट इज ऐसा यहाँ पे दिया गया है। लास्ट की 3 से 4 लाइनें जहाँ पे अक्सर आंसर छिपा होता है वही तो लाइनें हैं ये यारी, इसके साथ इसको मेंशन करोगे। सबसे लास्ट में अगर देखोगे तो कृषि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाने के लिए हमें उच्च उपज वाली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है उस पर बल देना आवश्यक है। पूरे पैसेज में कहीं भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्ड नहीं दिया गया है, नोट मेंशन है। जब नोट मेंशन है तो obvious सी बात है इसको गलत करो, है ना। जो वर्ड नहीं दिया गया उसको तुरंत प्रभाव से काटो और आगे बढ़ो, आंसर खुद ही आएगा। फिर एक टफ सा बहुत सारे ढेर सारे आंकड़े दिए गए हैं इस वाले पैसेज में, देखते हैं। भूमि उपयोग के दर से भूमि पैमाने के अप्रोच से संरक्षित क्षेत्र के बाहर और अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है यानी कि संभावना है, इसको अंडरलाइन कर लो। 1968 में हरिकेन मिच के दौरान क्या हुआ था कि पर्यावरणीय कृषि पद्धतियों के उपयोग करने वाले फार्मों का पारंपरिक तकनीकों के उपयोग करने वाले फार्मों की तुलना में यहाँ पे 3 देश दिए गए, होंडुरस, निकारागुआ और ग्वाटेमाला में 58%, 70% और 99% क्रम से ये कम हुआ था, ठीक है। इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इतना कम हुई थी। कोस्टारिका में क्या हुआ था कि वानस्पतिक जो विंड ब्रेक्स है और बाढ़ कतारों के उपयोग से क्या हुआ था कि पक्षी विविधता में वृद्धि के साथ साथ किसानों की चारागाह और कॉफी से होने वाली आय में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या सकारात्मक चीज है, इसको हाईलाइट कर लो अलग से। प्राकृतिक अथवा अर्ध प्राकृतिक आवास के निकटतर कृषि भूमि पर होने वाले मधुमक्खियों से परागण अत्यधिक प्रभावकारी होता है। अब आगे एक डेटा दे रहा है लाइक ये डेटा ऐसा है जो एक्सट्रीम है कि यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की जो 107 अग्रणी जो फसलें हैं 87% परागण वाले जंतुओं पर निर्भर है, ठीक है। जो फसलें जिनमें जिस तरह से अनिषेचन होता है, नए पौधे बनते हैं, 87% जो परागण इन्हीं जो परागण करने वाले जंतुओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कोस्टारिका, निकारागुआ और कोलंबिया में वन पशुचारी सिल्वा पास्टरल, ठीक है। तो सिल्वो पास्टरल क्या होता है, सिल्वो पास्टरल में 3 चीजें साथ में होती है, एक तो होता है कि पशु साथ में पाला जाता है, फिर फार्मिंग यहाँ पे साथ में होती है, ठीक है। तीन
और इसके अलावा फार्मिंग यानी खेती होती है, और पशुओं को यहाँ पे साथ में पाला जाता है। ठीक है, दोनों दोनों, हाँ, दो चीजें यहाँ पे साथ में होती है। ओके। सिल्वो पास्टोरल जो प्रणाली है, जिसमें पेड़ चारागाह भूमियों के साथ एकीकृत है, पशु उत्पादन की धारणता में सुधार ला रही है और किसानों की आय में विविधता ला रही है और वृद्धि ला रही है। इसका मतलब कि लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि जैव विविधता को बढ़ाने वाली जो कृषि पद्धतियां हैं, प्राय फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता जो है, इनसिक्योरिटी है, उसको कम कर दी, रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। तो लास्ट की जो लाइन है, सबसे पहली बात की ये यहाँ पर, और जो सबसे बीच वाली जो कुछ लाइनें हैं यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, ये इस पहले वाले स्टेटमेंट को एज इट इज यहाँ पे फुलफिल कर रही है। ठीक है। बाकी जो तीन बचे उसमें देखिए कि विश्व के सभी देशों को, तो obvious सी बात है कि पूरे पैसेज में कहीं भी ऑल नहीं लिखा गया, क्योंकि आप सभी देशों को, ना विकसित और विकासशील देशों का कहीं भी वर्णन किया गया है, तो obvious सी बात है कि नोट मेंशन है, तो गलत करो। संरक्षित क्षेत्रों में वहां की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। लाइक, ठीक है, पूरे पैसेज में जैव विविधता की बात हो रही है और पर्यावरणीय कृषि की बात हो रही है, बट दोनों को इंटरलिंक करके कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। ऊपर ठीक डेटा वगैरह दिया गया है, बट ऐसा दिया गया है कि पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए, नहीं, गलत है, नोट मेंशन है। और खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए, नहीं। यहाँ पे देखो निष्कर्ष क्या कह रहा था कि यहाँ पे उत्पादन कम हुआ था, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो बात कर रहा है यहाँ पे, इसके जस्ट रिवर्स बात कर रहा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए आगे। पिछली बार जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो यहीं पे 63 क्वेश्चन तक तो आ गया था मैं, बट यहाँ पे उसके बाद में पता नहीं वीडियो कैसे ऑफ हो गया। तो देखते हैं, भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यावधि चुनौती निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिकी क्षेत्र, निम्नतर से उच्चतर मूल्य वर्धित क्षेत्रों और निम्न से उच्च उत्पादक क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगी है, तो ये पॉजिटिव चीज है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि मध्यम प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी लगी होती है और इसमें संसाधनों का परिक्रमण होता है। अत्यधिक प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी लगी होती है। संपूर्ण जीडीपी में के विनिर्माण जीडीपी वर्ड यूज हो रहा है, को प्रकल्पित 25% हिस्से तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनमें बढ़ी हुई मांग की प्रवृत्ति है। इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी लगी होती है, तो कहीं ना कहीं ये विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है, पूंजी की बात कर रहा है, जीडीपी की बात कर रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पे। तो सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष पूछा था कि मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का परिक्रमण करने वाले उद्योगों में भारत की जीडीपी उच्च मूल्य वर्धिता तथा उच्च उत्पादकता स्तर को दर्शाती है। देन अगर बात की जाए, भारत में अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी वाले विनिर्माण का संवर्धन करना संभव नहीं है, तो एक बार, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है, एक्सट्रीम भी है, तो इसको गलत करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा गया इस पूरे पैसेज में। फिर आगे सबसे लास्ट वाले क्या क्या कह रहा है कि भारत ने पहले से ही विश्व बाजार के उन क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है, नहीं, इसकी तो आवश्यकता है भारत को। ठीक है, बड़े एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है भारत, ठीक है, विश्व में, तो वहां तक पहुंच आवश्यक है। और यहाँ पे लिखा भी तो है ना कि विश्व के उन क्षेत्रों में कब्जा करने की आवश्यकता है। वो कब्जा करेगा कब, जब पहले से कब्जा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब बचता है कि यहाँ पे उच्च उत्पादकता स्तर को दर्शाती है, नहीं, ये तो नहीं दर्शाती है। हाई प्रोडक्टिविटी को, लाइक क्या कह रहा है कि जो मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का परिक्रमण करने वाले उद्योगों में भारत की जो जीडीपी है, वो उच्च उत्पादकता स्तर को दर्शाती नहीं, या 25% बढ़ाने का टारगेट दे रहे हो, लाइक इसमें पेसेज में, तो इस तरह से तो स्टेटमेंट इसके एंटी हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है, दूसरे में गलत है। तो इस तरह से आपका केवल सी बचा, जो रिसर्च डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन विकास में सरकारी निवेश को बढ़ाना चाहिए, गैर सरकारी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये एक सकारात्मक स्टेटमेंट है। और इन्फ्रेंस में कहा था थोड़ा सा टेढ़ा ही लगेगा, पूंजी लगी होती है, उच्च प्रौद्योगिकी की यहाँ पे लाइक आवश्यकता है विश्व बाजार में। तो यहाँ पे ये जो लास्ट की जो लाइनें हैं वो इसी बात को फुलफिल कर रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का अलग मैं इसको को बोलूंगा, बट ठीक है, आप इसको देख लेना अलग से। ठीक है, कुछ तो गलत होता ही है, बट कोई ना, आप सबसे पॉजिटिव को अगर देखते तो सी लगा के आते, तो उसमें इतना बड़ा वो कुछ नहीं है। पिछले दशक के दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन के साथ इसमें और अधिक सुदृढ़ हुई है। परिणाम स्वरूप वृद्धि से भंडारगृहों में खाद्यान्न की स्टॉक में भारी वृद्धि हुई। भारत चावल, दूध, गेहूं, फल, सब्जियों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। फिर भी विश्व भर न्यून पोषित लगभग लोगों का एक चौथाई भाग भारत में है। औसत रूप से देशों के कुल परिवारों के लगभग आधे परिवारों में कुल व्यय का लगभग आधा व्यय जो भोजन पर होता है। ठीक है, जो भारत में क्या होता है कि जितनी कमाई करते हैं उसका आधा व्यय जो किस पे होता है, भोजन पर होता है। जो तार्किक उपनिगमन क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ये इन्फेरेंस से भी, तो उसको देखते हैं।
तो लाइक सबसे लास्ट को अगर पढ़े तो गरीब कल्याण और गरीब सामाजिक कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधि का आवंटन करने के लिए भारत में गरीबी और कुपोषण का फाइनली उन्मूलन हो जाएगा। एक्सट्रीम, नोट मेंशन नहीं लिखा। भारत की कृषि उत्पादकता पहले से ही बहुत अधिक है, इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं। नोट मेंशन, इररिलेवेंट पूरी तरह से। एक्सट्रीम भी है, गलत करो। कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से भारत में खुद ही कुपोषण दूर हो जाएगा। एक्सट्रीम प्लस नोट मेंशन, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया। अब पहला देखो क्या कह रहा है कि क्या जरूरी है, तार्किक निगमन कोरोलरी क्या है। गरीबी और कुपोषण को कम करने के लिए खेत से थाली फार्म टू फोर्क तक की जो मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करना आवश्यक है। और इसी की यहाँ पे बात कर रहा है, बार बार व्यय की बात कर रहा है, थाली की बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फुलफिल करेगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए आगे। राजा मोतियों के समान तथा धागा वह केंद्र है जो इन्हें हार के अंदर पिरोता है, धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। तो obvious सी बात है, एक इंटरलिंक की बात कर रहा है, आपस में जुड़े हुए संबंध की बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधन कर सकती है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय अखंडता है तो केंद्र जो है वो उतना ही शक्तिशाली होगा। सेंटर की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से राज्य की बात कर रहा है, तो इस तरह से फुलफिल हो जाएगा। मौजूद फेडरेशन बनाता है शक्तिशाली केंद्र शक्तिशाली राज्य, ऐसा कुछ लाइक फुलफिल नहीं कर रहा। लाइक राज्य स्वायत्तता में बाधा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत करो। क्रू ऑफ एक्साइज ये सब फेडरेशन, ये सब कुछ नहीं लिखा गया। बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और फाइनली जो आपका सबसे लास्ट वाला, मेरे ख्याल से यही सबसे आखिरी में पैसेज यही होना चाहिए भाई। इससे ज्यादा होगा तो मैं करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बोल बोल के थक चुका हूँ। दूसरी बार मैं ये वीडियो करवा रहा हूँ तो बहुत परेशान हो गया हूँ इन सबसे। 67 की अगर बात की जाए, खैर अब कर रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये है कि हाँ, मेरा लाइक रिवाइज हो जाता है काफी मात्रा में। वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निर्धनतम व्यक्ति को वैसा जीवन जीना जैसा कि महानतम व्यक्ति को। इसलिए मैं मानता हूँ कि वह स्पष्ट है कि हर उस व्यक्ति को जिसे सरकार के अधीन रहता है, सबसे पहले अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए। और मेरा यह आवश्यक मानना है कि इंग्लैंड का निर्धनतम व्यक्ति जो सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं जिसके अधीन स्वयं को करने में उसकी कोई राय नहीं रही हो। किस तरह का तर्क यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है, यहाँ पे तो धनिकों का त्वहरण एक्सप्रोप्रिएशन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। निर्धनों के हाथ में शासन, निर्धनों के हाथ में शासन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। संपत्ति का सबको वितरण और शासितों की सहमति के अनुसार शासन, तो शासन की यहाँ पे बार बार बात हो रही है। निर्धन व्यक्ति महान व्यक्ति हो गया, सरकार की यहाँ पे बात हो रही है। फिर सरकार की बात हो रही है, निर्धनतम व्यक्ति की बात हो रही है, वो भी इसमें बात है ना। तो शासन की यहाँ पे बात हो रही है, संपत्ति के समान वितरण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से इसमें बी जो है आपका आंसर चला जाएगा। इस तरह से सारे पैसेज हो गए हैं 2017 वाले पेपर के। अच्छे से इसको रिवाइज करना। सेम चीजें वही, एक्सट्रीम, नॉन मैड, नोट मेंशन, वो सब सारी चीजें यहाँ पे है ना। नोट मेंशन, एक्सट्रीम वर्ड है, वो सब वही है, गलत हो रहे हैं। जो भी पैसेज में जो भी वर्ड आपको लाइक ऑप्शन में दिखे उसको लाइक उस दिए गए पैसेज के साथ मिलाओ, सही करो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।